Hello engineers, welcome back to my channel. Today's topic is compression member and importance of slenderness ratio with practical example and practical approach. You definitely secure 1 marks from this topic. Listen carefully. At the end, I will provide previously asked question with MCQ. Okay, तो let's start. आप सभी जानते हैं हम कंप्रेशन मेंबर के बारे में 3 सब्जेक्ट में पढ़ते हैं. हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ते हैं, हम आरसीसी में भी पढ़ते हैं. आरसीसी में हम कॉलम डिजाइन करते हैं, आपने देखा ही होगा. हम स्टील में भी पढ़ते हैं, स्टील के कॉलम्स भी आपने देखे होंगे. जनरली ये रेलवे ब्रिज के आसपास या फुट ब्रिज पे या जितने भी स्टील कंस्ट्रक्शन स्टील स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसमें आपने कंप्रेशन मेंबर और कॉलम्स देखे होंगे. आइए हम बात करते हैं कंप्रेशन मेंबर की. कंप्रेशन मेंबर वो होते हैं जिस पर एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगता है, कंप्रेशन लगता है. यहाँ पे हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल मेंबर लोडेड एक्सियली इन कंप्रेशन, इसमें कंप्रेशन आता है, इज जनरली कॉल्ड कंप्रेशन मेंबर. अब ये कंप्रेशन क्या होता है? जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं किसी भी बॉडी पर तो उस पर कंप्रेसिव फोर्स आता है. हम डेली लाइफ में भी कंप्रेसिव फोर्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं. लाइक हम मॉर्निंग में जैसे ही उठते हैं हम कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं टूथपेस्ट पर ब्रश करने के लिए. हम उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं तभी तो टूथपेस्ट बाहर आता है उस ट्यूब से. अगर हम फोर्स ही नहीं लगाएंगे तो वो बाहर ही नहीं आएगा. तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जहां पर हम कंप्रेसिव लोड लगाते हैं. कंप्रेसिव लोड ये होता है कि जब दो फोर्स एक्ट करता है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, उसे बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स. ओके, अब हम बात कर ली कंप्रेसिव फोर्स की. तो बिल्डिंग्स में, स्ट्रक्चर में बहुत सारे मेंबर हम ऐसे डिजाइन करते हैं जिसपे कंप्रेशन फोर्स आता है. उसमें से एक एग्जांपल है कॉलम. ठीक है, कॉलम है, स्ट्रट है, ये ट्रस में यूज होता है. राफ्टर है, स्टेंशन है, बूम है, ये क्रेन में यूज होता है. टॉप कॉर्ड मेंबर ऑफ ट्रस है, इसमें भी कंप्रेशन आता है. ओके, तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछता ही है. एक क्वेश्चन मैंने इसमें डाला भी है, आप देखिएगा एग्जाम में आए हुए हैं कि इनमें से कौन से कंप्रेशन मेंबर हैं, ये क्वेश्चन पूछता है. ओके, देखिए हम प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझते हैं. ये एक सस्पेंशन ब्रिज है जिस पर ये सस्पेंशन केबल पर यहाँ पे टेंसाइल फोर्स आ रहा है, लेकिन इस पीएम पे क्या आ रहा है, यहाँ से कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है. ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अब आज हम बात करेंगे, लेकिन स्पेशली मैंने अभी तक आपको कंप्रेसिव फोर्स बताया, आज हम बात करेंगे कॉलम की, स्पेशली कॉलम की. कॉलम आपने देखा ही होगा, जितने भी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जब बनते हैं वो बीम कॉलम का स्ट्रक्चर होता है, उसे फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं. और मतलब बात करते हैं कॉलम की. कॉलम में क्या होता है कि जब ऊपर से स्लैब का लोड आता है, ऊपर मल्टी स्टोरी जितने भी स्टोरीज है उसका डेड लोड आता है, लाइव लोड आता है. यहाँ से जब उस पर लोड आता है तो यहाँ से एक अपोजिट रिएक्शन एक्ट करता है. तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये कंप्रेशन हो गया. इस वजह से हम कॉलम को कंप्रेशन मेंबर बोलते हैं. ओके, तो जहां पर भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करता है किसी भी मेंबर में, किसी भी सेक्शन में, उसे हम कंप्रेशन मेंबर बोलते हैं. ओके, अब हम आगे बात करते हैं. जो कॉलम और जो बीम होते हैं वो मेन स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं किसी भी बिल्डिंग के. स्पेशली कॉलम, क्योंकि वो क्या करता है, जितनी भी स्टोरी रहती है उसके लोड को ट्रांसफर करता है फाउंडेशन से फुटिंग में, और फिर उससे वो सॉइल में ट्रांसफर होता है. तो मेन जो लोड को ट्रांसफर करने का काम करता है वो कौन करता है, वो कॉलम करता है. कॉलम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट है. आप उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, आप देखिए. ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. तो जो कॉलम होता है, आज हम कॉलम की स्टडी करते हैं. तो कॉलम है वो 3 तरीके से फेल होता है. जनरल फेलियर इन एक्सियली लोडेड कॉलम. तो जो सिलेंडर कंप्रेशन स्टील होता है वो फेल्स बाय इलास्टिक बकलिंग. लॉन्ग कॉलम, ओके, जो लॉन्ग कॉलम होते हैं वो कैसे बकल होते हैं, वो बकल होते हैं. ओके, जैसे ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि है. तो जब हम यहाँ पर से लोड लगा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, बकल हो रहा है. लेकिन सेम चीज जब हम ये सोडा कैन की बोतल पर जब हम कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो ये बकल होने की बजाय ये क्रश हो रहा है.
तो ये केस कब का है? जब हमारा कॉलम लॉन्ग रहता है। ये केस कब होता है? जब हमारा कॉलम जो है वो शॉर्ट कॉलम होता है। ओके, तो ये जो हमारा कॉलम है वो बकल होगा या फिर क्रश होगा। ये क्या किससे पता चलता है? तो यहाँ पर जो मेन जो मतलब जो ये डिसाइड करता है, ठीक है, कि कॉलम बकल होगा या फिर कॉलम क्रश होगा, ये किससे डिसाइड होता है? ये सिलेंडरनेस रेशियो से पता चलता है। ओके, सिलेंडरनेस रेशियो जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्रेशन मेंबर की डिजाइन में। आगे पढ़ते हैं। शॉर्ट कंप्रेशन मेंबर में बी लोडेड अंटिल अ स्टील यील्ड्स। जो शॉर्ट, ये देखिए आगे और भी एग्जांपल्स हैं। ये जो है शॉर्ट कॉलम है, क्रशिंग से फेल हो रहा है, इसमें स्टील जो है यील्ड स्ट्रेस में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और एक कंबाइंड कंप्रेशन और इलास्टिक इनस्टेबिलिटी आती है। ये किसके केस में आती है? ये इंटरमीडिएट कॉलम के केस पे ये आता है। ओके, तो जो फिर से मैं एक बार रिवाइज करती हूँ। लॉन्ग कॉलम जो है वो बकल से फेल होता है, शॉर्ट कॉलम है वो क्रशिंग से फेल होता है, और जो इंटरमीडिएट कॉलम है वो कंबाइंड कंप्रेशन और इलास्टिक इनस्टेबिलिटी से फेल होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स हैं। ये देखिए, आप पहले ये प्रैक्टिकली ये इमेज को देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे क्या हो रहा है? बकलिंग हो रही है। अब देखिए जो बार्स हैं वो इस तरीके से बकल हो गए हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ये कॉलम लॉन्ग है, जब यहाँ से लोड आएगा तो ये ऐसे बकल हो जाएगा। सिमिलरली ये शॉर्ट कॉलम है, जब यहाँ पर से ऐसे लोड आ रहा है तो ये जो है क्रश भी हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये कंक्रीट जो है बारीक बारीक पार्टिकल्स में क्रश होके टूट चुके हैं। ये आपको डिनोट करता है कि कंक्रीट भी अपने ये मतलब अपनी स्ट्रेंथ खो चुका है। ओके, और यहाँ पर है शेयर की वजह से फेल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है 45 डिग्री क्रैक्स की आ रहे हैं, तो ये शेयर में फेल हुआ है। ओके, अभी आगे और भी एग्जांपल्स देखते हैं, हम रियल प्रैक्टिकल इमेजेस देखते हैं। देखिए ये जो कॉलम है इस पे जब लोड आ रहा था तो ये हुआ क्या? ये इस तरीके से बकल हो गया, इस तरीके से बकल हो गया। ओके, तो ये एक बकलिंग फेलियर का एग्जांपल है। ये रियल एग्जांपल आप तो देख ही रहे, रियल इमेज है। ये शेयर फेलियर का एग्जांपल है, यहाँ पे शेयर फेलियर हुआ है। ओके, आप ये इमेज को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर कंप्रेशन फेलियर हुआ है, यहाँ पर जो है क्रशिंग फेलियर। ये देखिए कंक्रीट जो है बारीक बारीक पार्ट्स में टूट चुके हैं। यहाँ पर बार्स तो उतने ज्यादा बकल नहीं हुए हैं, ये बार्स फिर भी ठीक पोजीशन में है, लेकिन यहाँ पर जो है कंक्रीट जो है वो बारीक बारीक टुकड़ों पे टूट चुका है, फेल हो चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एक और एग्जांपल है क्रशिंग फेलियर का। यहाँ पे ये जो बार्स हैं वो बहुत ज्यादा यील्ड हो चुके हैं। ये एक शॉर्ट कॉलम है, कंक्रीट देखिए किस तरीके से टूट के गिरा हुआ है, कंक्रीट किस तरीके से फेल हुआ है, और बार भी अपने यील्ड स्ट्रेस में पहुंच चुके हैं। ये जो है कॉलम जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है, इस तरीके की जो मेट्रो सिटीज में 59 स्टोरी 60 स्टोरी उससे ज्यादा स्टोरी की भी बिल्डिंग्स जो होती है, उस केस पे ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कॉलम। और इस कॉलम को जो डिजाइन करने के लिए जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, वैसे तो ये अहूजा टावर का इमेज है जो वर्ली में है, जहां पर हमारे आईपीएल प्लेयर्स रोहित शर्मा, बाकी जो और भी आईपीएल प्लेयर है विराट कोहली, ये सब यहाँ पर ही रहते हैं। ये अरेबियन सी से बहुत ज्यादा पास है। अब मैं इस पर आपको ये बात समझाना चाहूंगी कि आप देखते हैं कि जब भी साइक्लोन्स आते हैं, जब बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी की विंड आती है, जैसे लास्ट टाइम ओडिशा में आई थी, तो वो अच्छे पेड़ों को भी गिरा देती है। तो वो विंड का इफेक्ट इस बिल्डिंग पे कितना होता होगा? पेड़ को क्या, वो अच्छे छत को भी उड़ा दी थी। वीडियो बहुत वायरल हुए होंगे, आपने देखा ही होगा। तो जो बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है उसमें विंड का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। आप इमेजिन करिए, वो विंड जो है साइक्लोन आता है तो वो पेड़ उखाड़ सकती है, तो इस बिल्डिंग्स के टॉप्स को उड़ा सकती है। तो इससे भी कितना ज्यादा इम्पैक्ट आता है उस विंड की वजह से। आप विंड को मजाक में मत लीजिए। एक तो ये अरेबियन सी के पास पे है, यहाँ पर तो साइक्लोन्स आते रहते हैं, विंड चलती ही रहती है। तो
तो विंड का बहुत ज्यादा किसी भी बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आप इमेजिन करके सोच के देखिए, या वीडियो जो वायरल हुआ था वहां पे बिल्डिंग में कैसे कैसे स्ट्रक्चर फेल हुए थे, छत उड़ गए थे, किसी के कुछ उड़ गए थे, यहाँ कहीं बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। तो हम सिविल इंजीनियर का इंपॉर्टेंट रोल ये रहता है कि हम इस तरीके से डिजाइन करें कि कम से कम पब्लिक को, अगर अर्थक्वेक आता है या फिर हमारी बिल्डिंग कोलैप्स होने के चांस आते हैं, तो उन्हें जान बचाने की चांसेस मिले, ना कि वो सडनली कोलैप्स हो जाए। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रखता है कि आप कॉलम को अच्छे से डिजाइन करिए। ओके, अब अभी हम आगे मैं आपको और भी दिखाऊंगी, बताते हैं, आगे चलते हैं। देखिए ये जो इमेज है, यहाँ पर ये नीचे से क्रशिंग की वजह से फेल हो गया है। ये एक और बिल्डिंग देखिए, यहाँ पर भी क्रशिंग की वजह से फेल हो गया है। जब ये यहाँ से फेल हो गया तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग सडन से कोलैप्स हो जाएगी और गिर जाएगी। ओके, तो इस वजह से हमें इसे प्रॉपर अच्छे से कितना लोड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्रॉस सेक्शन कितना रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें बार्स कितने यूज करना है, ये सब डिसाइड करने का काम एक सिविल इंजीनियर का होता है। ओके, अब आते हैं हम स्टील कॉलम में। ठीक है, जो डिजाइन होता है स्टील कॉलम का किस पे बेस्ड होता है, स्ट्रेंथ पे बेस्ड होता है और बकलिंग पे बेस्ड होता है। बकलिंग पे भी बेस्ड होता है। ओके, अभी बकलिंग के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो जो कंप्रेशन मेंबर डिजाइन होते हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे। ओके, तो स्लेंडरनेस रेशियो and material yield stress are dominant factor affecting the ultimate strength of axially loaded column। तो क्या बोल रहा है, मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस और स्लेंडरनेस रेशियो, ये दो इंपॉर्टेंट डोमिनेंट फैक्टर है। तभी तो आईएस कोड में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में एक फिक्स्ड वैल्यू दी गई है। ओके, वो वैल्यू कैसे निकाली गई है, वो एक्सपर्ट इंजीनियर्स के थ्रू केस स्टडी करके, फेलियर स्टडी करके ही वो वैल्यू प्रैक्टिकली निकाली गई है। उस पोजीशन में जाकर अगर कहीं कॉलम फेल हो रहा है तो वो वहां जाते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर वो आईएस कोड में उस वैल्यू को दी गई है। वैसे ही एक इंजीनियर थे पेरी रॉबर्टसन, जिन्होंने आईएस 800 2007 में मल्टीपल कॉलम कर्व्स फिगर बेस्ड ऑन पेरी रॉबर्टसन अप्रोच, उन्होंने कर्व दिया है। किसके लिए दिया है, कंप्रेशन मेंबर को डिजाइन करने के लिए। ओके, कॉलम्स को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, पीडी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो कैसे निकलता है, ए इंटू एफसीडी। एफसीडी क्या है, डिजाइन स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन। एक्सियल जो कंप्रेशन में के लिए जो स्ट्रेस आएगा, डिजाइन स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन। तो एक्सियल कितना कंप्रेशन आएगा उसे निकालने के लिए हम पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूला का यूज करते हैं, उसके प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। उसने अपने प्रैक्टिकल केस स्टडी करके हमें ये 3 ग्राफ दिए हुए हैं। ये ABC जो है इम्परफेक्शन डिटेक्ट करने के टाइम पे वो शो करता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए, कभी भी आइडियल स्टेट नेवर बी रीच्ड। जब हम प्रैक्टिकली बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम सोचेंगे कि लोड यहीं पर से इसके एक्सिस से पास हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, कभी वहां पे सेंट्रिसिटी आ जाती है या फिर वहां पे रेसिडियल स्ट्रेस आ जाता है। अब वो रेसिडियल स्ट्रेस जो है वो कैसे आता है, यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो रेसिडियल स्ट्रेस इन अ मेंबर क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग सेक्शन ड्यू टू फैब्रिकेशन प्रोसेस, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। देखिए, इसे एक सपोज एक लेबर ही इरेक्ट करेगा ना कॉलम्स को, तो वो कॉलम का उसका ठीक है, कौन करेगा, एक लेबर करेगा। तो उस लेबर का मेंटल स्टेट कैसा है, सपोज उसका कभी उसकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ हो तो उसका प्रॉपर ध्यान नहीं लगेगा ना वहां पर कॉलम को बनाने में। उसका ध्यान तो यही लगेगा ना कि मेरी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो गई है, मुझसे बात नहीं कर रही है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। इंजीनियर का उसके वाइफ से झगड़ा हो गया होगा या फिर उसे और कोई इशू होगा। परफेक्शन होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसे हमें अवॉइड करने के लिए ही पहले से कुछ हमने कैलकुलेशन में प्लस माइनस इनटू करे हुए हैं। ओके, तो
देखिए एक्सीडेंटल इसेंट्रिसिटी ऑफ लोडिंग विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रॉइड, ये आ सकता है। मेंबर जो है आउट ऑफ स्ट्रेटनेस, ये हो सकता है। या फैब्रिकेशन प्रोसेस के समय में कुछ तो भी रेसिडुअल स्ट्रेस, वेल्डिंग के समय पे कुछ हीट ज्यादा हो जाती है वहां का मेंबर में तो इस वजह से कुछ रेसिडुअल स्ट्रेस रह जाते हैं। मैं इसके बारे में, रेसिडुअल स्ट्रेस के बारे में आपको बाद में डिस्कस करूंगी। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हाँ, तो ये आ गया हमारी कहानी का मेन हीरो। क्या है? स्लेंडरनेस रेशियो। यही बताता है कॉलम बकल होगा या क्रश होगा। तो एक हीरोइन के घर बनाने के लिए हीरो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू एल अपॉन आर मिनिमम। जितना ज्यादा लैम्डा होगा उतना ज्यादा सिलेंडर होगा, उतनी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। आप रिफिल का एग्जांपल देखिए, वो ज्यादा सिलेंडर है, उसकी स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये आर मिनिमम जो होता है, ठीक है, वो होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। आर मिनिमम उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट आई बाय ए। ओके, इफ लैम्डा इज मोर, लोड कैरिंग कैपेसिटी विल बी लेस। अगर लैम्डा, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो दिया हुआ है आईएस कोड के पेज नंबर 26 में, आईएस 800 2007 में गिवन है। सिलेंडरनेस रेशियो मैंने बताया है, ये जो टर्म है इसका अपना ही अलग इंपॉर्टेंस है। मैंने बताया है ये हीरो है, किसी भी कॉलम के डिजाइन के लिए, कंप्रेशन मेंबर के डिजाइन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अ मेंबर कैरिंग, वन पढ़ते हैं, अ मेंबर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंप्रेशन लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज्ड लोड। इसमें क्या आ रहा है? कंप्रेसिव लोड आ रहा है। वो कहां से आ रहा है? डेड लोड से और इम्पोज्ड लोड से। तो हम सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू लेते हैं 180। अ टेंशन मेंबर, सेकंड पढ़ रहे हैं, अ टेंशन मेंबर in which a reversal of direct stresses occur due to loads other than the wind and seismic force। wind और seismic force को छोड़ के जो टेंशन मेंबर में अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आता है तो अभी हम वैल्यू लेते हैं 180। a member is subjected to compressive force resulting only from the combination with the wind and earthquake action। ठीक है, अगर कंप्रेशन है और इस पे जो है कॉम्बिनेशन ऑफ विंड एंड अर्थक्वेक एक्शन आ रहा है तो उसकी वैल्यू है 250। अ कंप्रेशन फ्लिंज ऑफ अ बीम अगेंस्ट अ लेटरल टॉर्शनल बकलिंग, तब उस केस में वैल्यू। अ मेंबर नॉर्मली एक्टिंग इन अ टाई इन अ रूफ ट्रस ब्रेसिंग सिस्टम नॉट कंसीडर इफेक्टिवली व्हेन subjected to possible reversal of stresses into compression resulting from wind and earthquake। ठीक है, तो हम उस केस पे हम वैल्यू लेते हैं 350। टाई जो है वो एक टेंशन मेंबर होता है, तो ये टेंशन मेंबर का केस है। फिर अ मेंबर ऑलवेज इज अंडर टेंशन, अगर कोई मेंबर है उस पे टेंशन लोड ही आ रहा है तो उसकी वैल्यू होगी 400। जब इंसान टेंशन में होता है तो उसका पारा हाई होता है और यहाँ पे सबसे हाई वैल्यू है 400। जब वो टेंशन में है तब उसका पारा बहुत ज्यादा हाई है और हाई वैल्यू है 400। यहीं पर से एक क्वेश्चन पूछ, बकलिंग और क्रशिंग, एक कॉलम में इस तरीके के फेलियर आते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा कॉलम कैसा है। अगर वो शॉर्ट कॉलम, क्योंकि व्हाट आर द मोड्स ऑफ फेलियर बोला है तो इसका ऑप्शन होगा डी। अगर यहाँ पे बोलता कि फेलियर ऑफ लॉन्ग कॉलम क्या होता है तो बकलिंग अलोन आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस निकाल रहे हैं। एक्सिली लोडेड कंप्रेशन मेंबर इन आईएस 800 2007 इज गिवन बाय, इसका आंसर है पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूला। ये जो मर्चेंट रेनकाइन फॉर्मूला है ये इस एज पर 1984 जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उस पे दिया, उस इंजीनियर के द्वारा, मतलब ये मर्चेंट रेनकाइन फॉर्मूला जो है उन आईएस कोड 800 1984 के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्पेसिफाई करा है आईएस 800 2007। तो ये पेरी रॉबर्टसन जो सिविल इंजीनियर थे जिन्होंने इतना सारा ऑब्जर्वेशन करके हमें एक कंप्रेशन मेंबर को कैसे डिजाइन करना चाहिए उन्होंने ये बताया, और कर्व्स भी दिए हैं, हमें पूरा एक प्रोसीजर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं कि मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ मेंबर नॉर्मली कैरिंग टेंशन, उस पे टेंशन आता है बट सब्जेक्टेड टू रिवर्सल स्ट्रेस ड्यू टू विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स। तो मैंने आपको बोला है वो टेबल याद होना चाहिए, उस टेबल के अकॉर्डिंग इसका आंसर है 350। ओके, अभी और भी देखिए क्वेश्चन। एज पर आईएस 800 2007
maximum slenderness ratio of a member carrying compressive load resulting from dead and imposed load। तो जो कंप्रेसिव लोड आता है डेड लोड और इम्पोज लोड से, ठीक है, हमने पढ़ा है, उसकी वैल्यू होती है 180। As per IS 800/2007, value of effective slenderness ratio, member carrying compressive load resulting from the dead load imposed load should not exceed 180। तो आपको जो IS कोड में वो जो टेबल दिया हुआ है स्लेंडरनेस रेशियो का, वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछता है और प्रैक्टिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब आते हैं हम IS कोड नेक्स्ट क्वेश्चन में। IS कोड 800/2007, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ बीम स्ट्रट टेंशन मेंबर। ये भी SSC JEE 23 मार्च को जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अ मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड इम्पोज लोड, इसकी वैल्यू होती है 180। मेंबर अंडर टेंशन मैक्सिमम वैल्यू 400। और फिर उसके बाद मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ विंड एंड अर्थक्वेक लोड, तो इसमें वैल्यू आएगी 250। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा सही है। हम वैसे दो ऑप्शन को भी देख के डायरेक्टली टिक कर सकते थे, क्योंकि 180 400 यहाँ पे और किसी ऑप्शन में नहीं है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसलिए आपको टेबल याद होना चाहिए, उस टेबल से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर मैं इसको आप समझिए, एक प्रैक्टिकली थोड़ा रिलेट करके इमेजिन करके सोचिए। एक स्ट्रट है, कहाँ पे, जो रूफ ट्रस होता है वहां पर एक स्ट्रट है, ठीक है, स्ट्रट है जो इस कंपोज्ड एन एंगल ऑफ, वहां पर एक एंगल के जैसे यूज हो रहा है, जिसका इधर 60 है क्योंकि इक्वल एंगल है, ये भी 60 है और इसका थिकनेस 6 है। कनेक्टेड टू 10 mm थिक गसेट प्लेट सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम विंड और अर्थक्वेक फोर्स। द क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है हमें, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है हमें, और डिटरमाइन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रट। तो हमें क्या करना है, कितना लंबा स्ट्रट लगाना है, उसकी लेंथ कितनी रखनी है, हमें ये डिसाइड करना है लेंथ। तो फिर हम आगे देखते हैं कि कितना जो इस तरीके के लोड आ रहा है, मतलब उसमें विंड लोड आ रहा है, उसमें अर्थक्वेक लोड आए, तो हमें उसका लेंथ को कितना रखना चाहिए, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। A member is subjected to compressive force resulting only from combination of wind and earthquake load। ये स्पेसिफिक वैल्यू हमें वही टेबल से मिली है, L/R का रेशियो हमें ये रखना रहता है, मतलब लेस देन 250 लेना रहता है। तो हमें निकालना है L। R गिवन है, R को हमें कैलकुलेट करना है। R जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उसका फॉर्मूला होता है R मिनिमम इक्वल्स टू √I/A, ठीक है। I/A से हम यहाँ पर I की वैल्यू रख दे रहे हैं, हम यहाँ A की वैल्यू रख दे रहे हैं, हमें यहाँ से मिल जा रहा है R। जब इस हम रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा L मैक्स। तो ये जो है लेंथ कितना रखेंगे स्ट्रट का, कि वो विंड कंप्रेशन के फोर्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं उस स्ट्रट को, और उस पे विंड की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है उसको वो ले सके, उसको प्रॉपरली कैपेबल हो इतना कि वो अपने फंक्शन को प्रॉपरली कर सके, जहां पे उसे विंड को प्रोटेक्ट करने के लिए सपोज यूज कर रहे हैं, हाँ विंड के रेजिस्टेंट, विंड को रेजिस्ट करने के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मेरा प्रीवियसली पढ़ाया हुआ टॉपिक है, आपने नहीं देखा होगा तो आप प्रीवियसली टॉपिक में जाके देख सकते हैं। मेरा प्रीवियसली टॉपिक था प्लेट गर्डर, उसे भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसमें भी जो प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चंस हैं एग्जाम में उन्हें ऐड किया है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लेट गर्डर, ठीक है, वेब प्लेट इज कनेक्टेड टू फ्लेंज प्लेट बाय फिलेट वेल्डिंग। द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज डिजाइन सेफली टू रेजिस्ट हॉरिजॉन्टल shear force between the flange and web plate। मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट पहले जो प्लेट गर्डर वाला वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाया है, आप जिसने नहीं देखा है वो आप जाके जरूर देखें। हम एग्जाम में इतने सारे जो है ऑप्शंस को देख के थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं रहना है। ये जो है क्वेश्चन, ये CGPSC असिस्टेंट इंजीनियर जो 2020 का था, जो 21 में हुआ था 15 जनवरी 21 में, उसका क्वेश्चन है। तो मैंने उसमें ट्रांसवर्स, आगे पढ़ते हैं। ट्रांसवर्स स्टीफनर ऑन प्लेट गर्डर वेब्स आर प्रोवाइडेड टू ट्रांसवर्स स्टीफनर, वर्टिकल स्टीफनर, ठीक है। मैंने स्टीफनर के बारे में ये बोला है कि हम वेब बकलिंग के लिए ही मेन रोल होता है स्टीफनर का, और डिपेंड करता है कि हम कहाँ पर स्टीफनर यूज करते हैं, क्योंकि 2-3 तरह के स्टीफनर होते हैं, एक बेरिंग स्टीफनर होता है, लॉन्जिट्यूडनल स्टीफनर होता है, ट्रांसवर्स स्टीफनर होता है। आज हम ट्रांसवर्स स्टीफनर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने उस पर एक चीज समझाया है कि जहां पर भी कॉन्सेंट्रेटेड लोड आता है वहां पर कौन सा स्टीफनर प्रोवाइड करते हैं हम,
हम वहाँ पे बेरिंग स्टीफनर प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 तो हमारा हो ही नहीं सकता। अब आते हैं हम ऑप्शन में, तो इसमें भी है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बचते हैं 2 ऑप्शन। तो हमारा तो पहला पर्पस, पहला प्रायोरिटी है वेब बकलिंग, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है ये भी पढ़ लेते हैं, प्रिवेंट एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। तो ये तो हमने नहीं पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, वेब बकलिंग, वेब को बकल होने से, फ्लेंज को बकल होने से रोकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी उसके अकॉर्डिंग कट हो जाएगा। तो जो स्टीफनर का, ट्रांसवर्स स्टीफनर का मेन रोल है एलिमिनेट द वेब बकलिंग, तो ये तो ऑप्शन में आना ही चाहिए, ये तो सही होगा ही होगा, ठीक है। फिर ऐसा ऑप्शन है बस जो बचता है जिसमें 1 भी है, वो ये ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर है। तो इसका आंसर है कि ट्रांसवर्स स्टीफनर ऑन प्लेट गर्डर वेब्स आर प्रोवाइडेड टू एलिमिनेट द वेब बकलिंग एंड ट्रांसफर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन फील्ड। क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं एग्जाम में कंफ्यूजन आया था, ये ऑप्शंस को पढ़कर, ये ऑप्शन जो है थोड़े कंफ्यूज करते हैं। देखिए मैंने टिक भी किया है यहाँ पर, ये और ये मैंने ये टिक करके आया था, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन रॉन्ग होता है। फिर मैंने बाद में एनालिसिस करा कि मैंने पढ़ा है बहुत बार कि कॉन्सेंट्रेटेड लोड के लिए हम बेरिंग स्टीफनर यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये जो है 1 और 3 राइट आंसर है। CGPSC ने भी यही आंसर लिया है। ओके, थैंक यू। बताइए आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इसी तरीके से आप और भी वीडियोस विद प्रीवियस ईयर MCQ देखना चाहते हैं तो